आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में शामिल है। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। शुरुआत में इसकी क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा। इससे क्षेत्र में रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस समय 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं। इस दौरान वो G7 सहयोगी देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक रणनीतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वे अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया को तेजी से बदल रहा है और भारत भी इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना और निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस सेक्टर में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लेते हुए होटलों और रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों से LPG या ईंधन जैसे अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। ये पाया गया था कि कुछ जगहों पर सर्विस चार्ज से बचने के लिए इस तरह के चार्ज जोड़े जा रहे थे। अब उपभोक्ता सीधे शिकायत कर सकते हैं और बिल से ऐसे शुल्क हटाने की मांग कर सकते हैं। रेलवे ने संचार को मजबूत करने और कवच सुरक्षा प्रणाली के विस्तार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य रेलवे के 5 डिवीजनों में 600 करोड़ की लागत से डबल फाइबर नेटवर्क तैयार किया जाएगा। वहीं कवच 4.0 को दक्षिण भारत के 547 किलोमीटर व्यस्त रूट पर लागू किया जाएगा। ये प्रणाली आपातकालीन स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाकर दुर्घटनाएं रोकने की मदद करेगी। इसके अलावा गुजरात के राजकोट और भावनगर में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी विकसित होगा। केंद्र सरकार ने 2035 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 47% कमी के लक्ष्य को मंजूरी दी है। सरकार ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को बढ़ाकर 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है। उड़ान योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस योजना पर लगभग 28,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही IVFRT योजना को भी 1800 करोड़ के बजट के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की चिंताओं का समाधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए 7 सशक्त समूह बनाए हैं। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की किंग्स बेंच डिवीजन ने प्रत्यर्पण मामले को दोबारा खोलने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी ने भंडारी फैसले का हवाला देते हुए भारत में यातना का खतरा होने का दावा किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि मामला दोबारा खोलने के लिए जरूरी असाधारण परिस्थितियां मौजूद नहीं है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अपेक्षित हैं और 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को अहमदाबाद पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित चौबे ने खुद को सिविल कॉन्ट्रैक्टर और करोड़पति बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। उसने अहमदाबाद की एक महिला प्रोफेसर से 50 लाख रुपए ठग लिए और इसी तरह 40 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया। आरोपी पहले इमोशनल कहानी सुनाकर भरोसा जीतता था और फिर एक्सीडेंट, बीमारी या सरकारी छापे का डर दिखाकर पैसे ऐंठता था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य मामलों की भी जाँच कर रही है। डिजिटल इंडिया के तहत भाषिनी और PFRDA के बीच समझौता हुआ है, जिससे पेंशन सेवाएं अब बहुभाषी बनेंगी। इस पहल के जरिए AI आधारित अनुवाद और वॉइस टेक्नोलॉजी को सिस्टम में जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को अपनी भाषा में सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि संविधान की 8वीं अनुसूची को सभी 22 भाषाओं में पेंशन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचार और उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होने के साथ सेवाएं ज्यादा समावेशी बनेंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव सट्टाबाजी मामले में 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। जांच में दुबई और दिल्ली की कई आलीशान संपत्तियों का खुलासा हुआ है। एजेंसी के अनुसार ये संपत्तियां अवैध कमाई से खरीदी गई थी। अब तक कई जगहों पर छापे और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। केरला विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी। दोपहर तक सभी सीटों का मुकाबला, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। फिलहाल 900 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं। चुनाव प्रचार भी अब तेजी पकड़ चुका है। राज्य में सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। एजेंसियां लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। रत्ना देवनाथ को भी पार्टी में उम्मीदवार बनाया गया है। वो एक चर्चित मामले के बाद राजनीति में सक्रिय हुई हैं। चुनाव को लेकर राज्य में सियासी माहौल गर्म है। आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। मां शारदा देवी टेंपल में अष्टमी के दिन भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में दिखे। मंदिर में विशेष पूजा और भव्य आरती का आयोजन हुआ। पूरे परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल नजर आया। देवास और काशीपुर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने माता से सुख समृद्धि की कामना की। ईरान और यूएस के बीच तनाव बढ़ने से तेल बाजार में उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई और चालू खाता घाटा प्रभावित हो सकता है। हालांकि कुछ देशों को समुद्री मार्ग में राहत दी गई है। इंडियन रेलवेज ने तकनीकी कार्य के चलते सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। आज रात 11:45 से सुबह 4:45 तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान टिकट बुकिंग और पीएनआर जांच नहीं हो पाएगी। रेलवे ने यात्रियों को पहले ही तैयारी करने की सलाह दी है। काउंटर और ऑनलाइन दोनों सेवाएं बंद रहेंगी। ये कदम सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए उठाया जा रहा है। राजस्थान के नाथद्वारा में 131 फीट ऊंची भव्य हनुमान प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है, जो अब श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। गिरिराज पर्वत पर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये प्रतिमा 30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। खास बात यह है कि निर्माण के दौरान लगातार 3 साल तक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे इसे धार्मिक ऊर्जा से जोड़ा गया है। ये प्रतिमा प्रमाण मुद्रा से भगवान श्रीनाथ जी और शिव प्रतिमा की ओर मुख किए हुए हैं। रामनवमी के मौके पर इसका भव्य लोकार्पण होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू सहित देश के कई शीर्ष नेताओं ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन त्याग, न्याय और आदर्शों की प्रेरणा देता है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्रभु राम के आदर्श मानवता को मार्गदर्शन देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और ओम बिरला ने देश में सुख शांति की कामना की। नेताओं ने राम राज्य की भावना के साथ विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।